नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग रहा है, आगजनी हो रही है, बच्चे फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन अगर आप इसे फिर से जेनजी रेवोल्यूशन कहकर पल्ला झाड़ लेंगे तो आप गलत हैं। अगर आप एक बार फिर से कहेंगे कि लीजिए ये तो बालेन शाह के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं, तो भी आप पूरी तरीके से गलत हैं। आखिर नेपाल सुलग क्यों रहा है? कभी 4% की आबादी थी यहां पर मुसलमानों की, लेकिन कट्टरपंथी चरमपंथी का लेवल इस कदर बढ़ता जा रहा है, वो तादाद इतनी बढ़ती जा रही है कि हम अक्सर जिक्र करते हैं कि ये जहां जहां रहेंगे कट्टरपंथ की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और लीजिए यहां पर भी यही हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, नेपाल जल रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। और फिर लोग यही कह रहे हैं कि जहां जहां ये रहेंगे, मतलब जिन लोगों की कट्टरपंथी सोच है या जिहादी सोच है, वहां यही हाल होगा। आप इसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाल यही होगा। डायरेक्ट मुसलमान बोलिए ना, इतना घुमा फिरा के क्या बोलना है कि जहां मुसलमान रहेंगे वहां ये हाल होगा। और मैं आपको बता रहा हूं घटना, 26 जुलाई को नेपाल की तराई वाले इलाके के लोग कोसी बैराज जाते हैं जल उठाने, और वहां से जाते हैं और भगवान पशुपतिनाथ जो हैं वहां चढ़ाते हैं और शिवालयों में चढ़ाते हैं अलग अलग जगह पे। हुआ ये कि जब ये जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा जुलूस जा रहा था और वो गए, उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब लौट रहे थे ये, तो आधा से ज्यादा लोग सब मतलब निकल चुके थे। सबसे पहले झगड़ा शुरू हुआ एक भगवा झंडे को लेकर कि क्या हुआ कि उस भगवा झंडे को हटाकर किसी ने इस्लामी झंडा वहां पे लगा दिया। तो इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। तो बहस हो रही थी, इसके बाद कहा गया कि वो जो मंदिर में जो डीजे भी तुमने इतना लाउड बजा दिया, तो हमने कुछ नहीं कहा। तो वो डीजे को लेकर बात आ गई। और लोकल ये कप्तानगंज एक है, सुनसरी जिला है वहां पे, और वहां कप्तानगंज एक छोटा सा, सुनसरी हाँ, सुनसरी में कप्तानगंज इलाका है, वहां की घटना है। हो गया सब कुछ, बहस भी हो गई। फिर वो 50 लोग आए हाथ में डंडे और ये सब लेके, रॉड उड सब लेके, और फिर जो बच्चे खुचे जो कांवड़िए जो वापस लौट रहे थे, क्योंकि सब तो लौट गया था, उस पर हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया तो 150 वो लोग भी थे, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस आ गई। आरोप यह है कि पुलिस की गोलीबारी में 2 भाई मारे गए, ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता। जब पुलिस की गोलीबारी में मारे गए तो लोग और भड़क गए। फिर हिंदुओं ने कहा कि अरे हमारे ही लोगों को मारा, और जब पुलिस आती है तो वो भी गोलीबारी में हमारे लोगों को मारती है, और ऐसे नहीं होगा। फिर ये क्या हुआ कि ये सुनसरी, उसके बाद सिराहा जिले में फैली है, उसके बाद कई इलाकों में वो जनकपुर तक चला गया। ये पूरा वो इलाका है जो कि बिहार वगैरह से सटा हुआ है। मतलब इसको क्या कोशी अंचल भी बोलते हैं, वहां पे तराई क्षेत्र भी बोलते हैं, मधेशी इलाका भी बोलते हैं। तो नेपाल 2 हिस्से हैं ज्योग्राफिकली, एक है पहाड़ों के ऊपर और आधा नेपाल है पहाड़ों के नीचे। तो पहाड़ों के नीचे वाला पूरे इलाके में दंगा भड़का हुआ है। और फिर प्रधानमंत्री बालेन शाह को अपील करनी पड़ी, लेकिन उस अपील के बावजूद लोग नहीं माने। अभी भी कर्फ्यू लगा है। लोगों का सिर्फ यह कहना है कि हमेशा पुलिस गोलीबारी में हिंदू ही क्यों मर रहे हैं। और फिर एक लड़का मारा गया, गणेश यादव आरोही में, उस लड़के की कोई गलती नहीं। तो मतलब कि वहां भी पुलिस वालों को थोड़ा सा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटे हुए, इस वजह से ये हुआ। ये तो हो गई घटना, मैंने बता दिया क्या हुआ है। अब मैं एक डेंजरस बात बता रहा हूं आपको। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर बहराइच से होकर जो इलाका बिहार के से सटा हुआ है, ये इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 13% तक पहुंच गई है। जब आप 5% कहते हैं तो सिर्फ वो पूरा नेपाल को मिला के बोलते हैं। ऊपर के पहाड़ पे मुसलमान नहीं है, मुसलमान भारत के बॉर्डर पे है। जितना भी नेपाल में मुसलमान बसा हुआ है भारत के बॉर्डर पे। अच्छा, उस वाले को काउंट किया जाता है? हाँ, इन सबको कह के बताते हैं कि नेपाल की कुल आबादी में से सिर्फ 5% मुसलमान है, पर यह पता नहीं कि वो 5% के सारे भारत के बॉर्डर पे बसे हुए। पहली बात। दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ मस्जिद जो बने, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि ऐसा भी है वहां पे कि नीचे क्रिश्चियन स्कूल चल रहा है, उसके ऊपर मदरसा चल रहा है।
इसको कहते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम यूनिटी, और ये कर रहा है आईएसआई। और भारत सरकार ने 2 बार नेपाल सरकार को चिताया है कि ये जो इलाके हैं वो डेंजर जोन बनते जा रहे हैं। ये आतंकी संगठन वहीं से आते हैं, नशे का जो ड्रग्स का वहीं से होता है, हथियार वहीं से आते हैं, सब कुछ वहीं से है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हैं? 1300। अभी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी यूपी सरकार को कि बहराइच का जो इलाका है पूरा बॉर्डर का, नेपाल के उस तरफ और नेपाल के भारत के इस तरफ भी, वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें बन रही है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार गई और बहुत से ढहाया उन लोगों को, गिराया, लेकिन नेपाल साइड आज भी है वो। एक नॉर्मल कंडीशन में एक महिला जितने बच्चे पैदा कर सकते हो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा वहां की आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। और उस वजह से क्या है कि बाजार तो लोकल है, वो जाते हैं, वो चोरी करते हैं, हिंतई करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, ये सब उनका काम है। तो हिंदुओं को पहले से भी आपत्ति थी, कई बार सरकार से शिकायत की गई, पर यह नहीं हुआ। और मैं एक बात बताऊं, आपको हैरानी होगी कि पहले नेपाल में राजशाही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ये इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रहा था, मदरसे भी नहीं थे, मस्जिदें भी नहीं थी, क्रिश्चियनिटी भी जो ये कन्वर्ट करने वाले वो भी एक्टिव नहीं थे। फिर वहां एक कम्युनिस्ट की सरकार, ये पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो जब जहां कम्युनिस्ट आते हैं तो वहां से हिंदू खाली करते हैं, बाद में उस जगह को मुसलमान भरते हैं। ये पूरा इस इलाके का ये है। भारत में भी वही होता है कि पहले कम्युनिस्ट आएंगे और कम्युनिस्ट वहां से हिंदू को भगाएंगे, फिर उस जगह पे मुसलमान भरेंगे। इसे कहते हैं कम्युनिस्ट इस्लामिक गठजोड़। तो जब कम्युनिस्ट आए तो इस्लामिक गठजोड़ भी हुआ, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, चाइना के साथ रिश्ते उन्होंने अच्छे किए, भारत से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के बॉर्डर पे जानबूझकर बसाया गया उन लोगों को, ताकि भारत को यह परेशान किया जा सके। फिर आपने देखा होगा घटनाएं हुई, IC-185 का जो अपहरण हुआ भारतीय विमान का, बहुत सारे आतंकी पकड़े जाते रहे, अल कायदा के आतंकी आते रहे, पूरे बिहार से हथियारों की तस्करी होती रही, नशा, गांजा, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने देखा होगा धुरंधर में एक सीन है, जो वो अतीक अहमद जो बना है वहां पे, वो सारा नेपाल के रास्ते करता है नकली नोटों का कारोबार। तो ये सब वहां पे खूब फला फूला। पाकिस्तान में छापो, नेपाल भिजवाओ, नेपाल के रास्ते से भारत में एंट्री हो जाती थी, क्योंकि वो ओपन बॉर्डर था। तो ये वहां की दूसरा हिस्सा है, इस दंगे का दूसरा हिस्सा जो डेमोग्राफी। और तीसरा हिस्सा में भारत जिम्मेदार। और इसमें मैं एक विस्फोटक खुलासे के साथ शुरू करना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने अपने अपमान का बदला लिया है, नेपाल से भी और भारत से भी। और यह स्टेटमेंट मेरा नहीं है, यह स्टेटमेंट है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि कम्युनिस्ट है। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि जब शादी करके आए थे राजीव गांधी पहली बार, तो पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को इजाजत थी। तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है आज भी कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। तो उस वक्त तक सोनिया गांधी जो शादी करके आए थे तो वहां पे क्रिश्चियन माना गया, और उस वक्त एंट्री नहीं दी गई उस कपल की, राजीव गांधी और सोनिया गांधी को। उस वक्त ईगो हर्ट हुआ था कि हम इतने बड़े देश, हम नेपाल की इकोनॉमी चलाते हैं, 11,000 करोड़ रुपए भारत से जाते हैं नेपाल, वहां के 80% सामान भारत से जाते हैं, वहां के 11 लाख लोग भारत में काम कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को तुम मंदिर जाने से रोक दोगे। और वो ईगो हर्ट हुआ, और वहीं से शुरू हुआ वहां राजशाही को खत्म करने की साजिश। और फिर एंट्री होती है CIA की। वहां के लोग कहते हैं कि राजशाही वापस आनी चाहिए, क्या उसके पीछे की वजह यही है? फिर नहीं, वहां के सारे लोग नहीं, वहां भी देखिए हमारी तरह सेक्शन में बटा हुआ। जिन लोगों ने राजशाही देखी है वो कहते हैं राजशाही अच्छी है। ये जो जेनजी है इन्होंने कभी देखी नहीं, इनको लगा कि बस ये जो कम्युनिस्ट और ये सब जो है ना, अभी केपी शर्मा ओली तक, केपी शर्मा ओली भी लेफ्टिस्ट ही है, तो उन लोगों ने देखा ही नहीं कि गिरिजा प्रसाद कोइराला कैसे थे, और वहां ये जो वीरेंद्र विक्रम सिंह जो थे वहां के राजा, उनका कैसा था राजकाज, कुछ नहीं देखा। तो वो जो पुराने लोग हैं वो मानते हैं। एक और वहां फैक्टर है, योगी आदित्यनाथ फैक्टर। पूरा जो तराई और मधेशी वाला इलाका है वो जय बाबा गोरखनाथ, गोरक्षा पीठ का वो है, वहां एक अपनी संस्था है, वहां के 11 लाख लोग ये गोरक्षा पीठ से जुड़े हुए हैं, और योगी जी उनके लिए भगवान है।
अभी आपको पता नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ महाराज ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया है कि भारत से वह व्यापारिक मार्ग शुरू होता है और नेपाल के पूरे तराई वाले इलाके से निकल के वो उत्तराखंड तक चला जाता है, और वो नेपाल के इकोनॉमी की लाइफलाइन है, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया है। तो ये जो दंगे हुए हैं उस इकोनॉमिक फ्रेट कॉरिडोर को डिस्टर्ब करने के लिए भी हुए हैं कि वो इलाकों में अशांति पैदा कर दो ताकि सुगमता से व्यापार नहीं हो सके नेपाल और भारत का। तो एक एंगल ये भी है। लेकिन चूंकि नेपाल में जिस तरह हमारे देश में दिल्ली में एक छींक भी आती है तो सिर्फ दिल्ली की खबरें होती है और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में कुछ भी हो जाए वो खबर कवर नहीं होती, उसी तरह नेपाल में भी है कि काठमांडू का एक मेयर बालेन शाह अगर रैप सॉन्ग भी बनाता है तो वो नेशनल ये बन जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और नेपाल के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका जो तराई का क्षेत्र है, मधेसी का क्षेत्र है, कोसी का क्षेत्र है, उस इलाके में लोग भी मरते हैं तो कवरेज नहीं मिलता। भारत सरकार का वो कंसर्न है कि ये लोग कैसे रहे, और रोटी बेटी का संबंध जो है वो तराई मधेसी इलाकों से है। किसी जमाने में जब हम बच्चे थे, जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। किसी जमाने में जब हम बच्चे थे तो हमारे साथ भी नेपाल के बच्चे पढ़ते थे, पटना में, झारखंड में, हॉस्टल में, काम भी साथ में किया है। उस वक्त कभी लगता ही नहीं था कि कौन अपना कौन पराया। आज उस इलाके में जब जाता हूं तो लगता है कि कराची के किसी मोहल्ले में पहुंच गए, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम टोपी टोपी नजर आते हैं। और जो मेरे दोस्त थे सारे के सारे माइग्रेट कर गए, या तो वो यूएस तरफ, यूरोप की तरफ चले गए, या उनके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, तो वो जो आके बसे हैं वो मिलिट्री एज मुस्लिम्स हैं, मतलब वो ऐसे मुस्लिम जो लड़ने लायक है, उनको लाके बसाया गया। कहां से ये मत पूछिए, उनके बोली, उनके टोन से सब पता चल जाएगा कि कौन है वो। तो मतलब नेपाल में जो ये हिंसा हुई है इसके पीछे भी यही चरमपंथी कट्टरपंथी सोच है और कांवड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, फिर पूरा बवाल काटा गया, यही है कुल मिलाकर। और फिर तो ये आगे भी होगा, बिल्कुल हमेशा होगा। और नेपाल का वो हिस्सा भारत के लिए सबसे बड़ा डेंजर जोन बन गया है। कभी वो इलाका हमारी सबसे बड़ी ताकत था, क्योंकि शायद ही नेपाल का कोई ऐसा घर था जहां बहू नहीं जाती थी भारत से, खास करके बिहार से, और या फिर ये लड़का की शादी वगैरह होती थी। जनकपुर जो है ना वो सीता जी की जन्मस्थली है, और राम और सीता को हम लोग यही सोचते थे कि सीता जी को कैसे दूसरा बोल दीजिएगा, वो तो अपने ही है ना, हमने बचपन में पढ़ा है। और हमारा मतलब वहां जाते भी थे ना तो उस मिट्टी को प्रणाम करते थे कि सीता जी की भूमि है। और आज सीता जी की भूमि जो है, और भगवान बुद्ध की कपिल वस्तु में देखिए सिर्फ मुस्लिम 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 है। सीता जी के जनकपुर में सिर्फ मुस्लिम भर गए हैं। तो जहां जहां वो हैं उनके यहां तो कॉन्सेप्ट ही है, किसी दूसरे को मानते ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, 5 बार पढ़ते हैं दिन भर में। ठीक है, तो नेपाल से जितनी भी तस्वीरें सामने आई और ये जो पूरे नेपाल को सुलगाया जा रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है ये हमने समझने की कोशिश की। शुक्रिया पंकज जी। बाकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, कारण आपको पता चली गया। इस पूरी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर दीजिएगा।